नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे हाई स्कूल के विज्ञान का पहला चैप्टर जो आपका रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, शब्द रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वाक्य रासायनिक अभिक्रिया को क्यों नहीं लिखा जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ये सारी चीज चर्चा की थी। इसके बाद हम लोगों ने शब्द रासायनिक अभिक्रिया को उसके संरचना सूत्र या रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा था। जब हमने उसके रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा तो इसके बाद हम लोगों ने उसको यह देखा था कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित है या असंतुलित है। वहां चेक किया, अगर संतुलित है तो ठीक है, अगर नहीं संतुलित है तो उसको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे। संतुलित तो हम लोगों ने कल जो है एक बार करने का प्रयास किया, तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ा था। ठीक है, किसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, किसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, क्या संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने थोड़ा सा एक कमेंट करके बताया था कि सर अब वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, आवाज गूंज रही है, इस तरीके से आप लोगों ने कमेंट किया था। तो भैया आज थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के एरिया में क्या है, नेटवर्क थोड़ा वीक रहता होगा, नेट थोड़ा स्लो चलता होगा, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मेजर लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 या 2 दिन आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, 2 दिन के बाद जो भी आपको वीडियो प्राप्त होगा वो माइक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको वॉइस बहुत ही अच्छी और क्लियर आएगी। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आप लोग तब तक के लिए कष्ट जरूर कर लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, किसी तरीके से आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, तब फिर जो है ये प्रॉब्लम वॉइस वाली नहीं आएगी। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। दोस्तों आप लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। उसमें आपने ये पढ़ा है कि द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना तो इसको जो है विनाश किया जा सकता है, इसका मतलब नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो हम किसी भी तत्व में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना तो विनाश कर सकते हैं। अर्थात हम अपने शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो आपका उत्पाद होगा या अभिकारक के जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही बराबर मात्रा में आपका उत्पाद का द्रव्यमान रहेगा। यह चीज समझ में आई। जैसे आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बताया था यह आपका क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है। हमने आपको कल यह भी बताया था पिछले वीडियो में कि आपका जो अभिकारक होगा, आपका जो अभिकारक होगा वह जो है आयरों के पूंछ वाले साइड में रहेगा, तीर के पूंछ वाले साइड में रहेगा, जबकि जो हेड वाला पार्ट होगा वह उत्पाद को प्रदर्शित करेगा। किसको? उत्पाद को प्रदर्शित करता है, हमने बताया था। ठीक है, तो हमने यह भी बताया था कि यदि 2 या 2 से अधिक उत्पाद है तो उसको प्लस या योग चिन्ह द्वारा आप लोग उससे जोड़ते हैं। इसी प्रकार से आपने पढ़ा था अभिकारक जो होता है इसको भी प्लस या योग चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यह चीज आपको उम्मीद करते हैं वहां समझ में आ गया होगा। उत्पाद का जो साइड होता है उसको हम हेड वाले एरो जो आपका तीर है उसके हेड पोर्शन से या सिर वाले पोर्शन से प्रदर्शित करते हैं, जबकि टेल वाला पोर्शन क्या होता है, आपके अभिकारक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हमने बताया कि जो आपका अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा समान मात्रा में आपका उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। यह बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, क्योंकि हमने बताया कि द्रव्यमान को ना तो अभिकारक में हम लोग बना सकते हैं अभिक्रिया कोई रासायनिक अभिक्रिया, और उसके फलस्वरूप हमें नया द्रव्यमान तो मिल नहीं जाएगा और ना तो हमारा द्रव्यमान जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब द्रव्यमान हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा जो अभिक्रिया है, ठीक है, हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद, ठीक है, दोनों स्थिति में जो उसके तत्व हैं उसके परमाणुओं की संख्या बराबर बनी रहेगी। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक साइड में और रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी कि जब आपका उत्पाद या प्रोडक्ट बन गया तब दोनों तरीके से आपके जो तत्व होंगे, तत्वों के जो भी परमाणु होंगे उनकी संख्या क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आई। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए कौन सा एग्जांपल है हमारा भैया, हमारा जो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उस एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया जिंक, क्या लिया, जिंक, क्या लिया, जिंक लिया,
और इसकी क्रिया कराई किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई इसकी क्रिया। किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने पाया कि क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। और साथ साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन बनता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में। दूसरा, हम किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं सीखते हैं। हम लोग क्या सीखेंगे? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह दो चीजें हमने कही थी आपसे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका शब्द रासायनिक समीकरण आपने लिखा है, शब्द रासायनिक समीकरण में जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं और आपको मिल क्या रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। चलिए, इसको हम इसके जो भी रासायनिक सूत्र होते हैं उसके फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे तो जिंक को लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं H2SO4 और यह आपका एरो, और इसके फलस्वरूप क्रिया करने के फलस्वरूप बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4 और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब H2। अब यह हो गया आपका संतुलित जो है रासायनिक समीकरण। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी रासायनिक समीकरण है यह संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे तत्वों के परमाणु हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या को, ठीक है, चाहे वह अभिकारक के हो चाहे वह उत्पाद के हो, तो उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं और इसके बाद उत्पाद के परमाणुओं के तत्व उत्पाद के जो परमाणु होंगे उनके तत्वों की संख्या को लिख लेंगे। सॉरी, उत्पाद के जो तत्व होंगे उनके परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे। तो आइए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए तत्व। ठीक है, क्या लिख लीजिए? तत्व। इसके बाद अभिकारक के परमाणु, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या। इसके बाद आपके उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। अगला क्या? आपके उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपने लिख ली। ठीक है, ये परमाणु की संख्या है भैया। यह क्या है? परमाणु की संख्या। ठीक है, किसके किसके? अभिकारक और उत्पाद के। ठीक है, तो आपने लिया यहाँ पे कौन कौन से तत्व है आपके? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। 4 तत्व हैं, तो लिख लिया जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। यही 4 तत्व तो है भैया आपके। ठीक है, अच्छा, आपके उत्पाद में जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन यही 4 तत्व दोनों साइड में है। आइए हम लोग इसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या को काउंट करते हैं। तो जिंक के अभिकारक वाले साइड में देखते हैं जिंक जो तत्व है इसके कितने परमाणु हैं अभिकारक साइड में? सिर्फ एक आप देख रहे हैं। आयरन के इस साइड में आपका अभिकारक है और अभिकारक में सिर्फ आपको एक जिंक दिखाई दे रहा है, तो इसके परमाणुओं की संख्या 1 हो गई आपके। उत्पाद में अगर जिंक के परमाणुओं की संख्या देखते हैं तो यहाँ पर भी तो एक ही जिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके भी उत्पाद के भी परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 हो गई। अब आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो तत्व है इसके परमाणुओं की संख्या 2 है। कहां पर? अभिकारक में। अभिकारक में इसके संख्या 2। अच्छा, उत्पाद में भी तो आप देख रहे हैं आप 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब उत्पाद में भी 2 आ गया। अब आप सल्फर का देखिए, तो सल्फर क्या है? जो आपके अभिकारक में सल्फर तत्व के परमाणुओं की संख्या सिर्फ 1 है और यही कंडीशन आपके कुछ जैसे जो है उत्पाद में भी है 1-1, तो सल्फर के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड में 1-1। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आपके अभिकारक में 4 है तथा उत्पाद में भी 4 है। अब आप देख लीजिए अभिकारक तथा उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है वह बराबर बराबर है, समान समान है। इसका मतलब जो भी आपकी यह अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है या संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है हमारा समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आई भैया? यह हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण।
बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या है, हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा बाद में, ठीक है, जो हमारे तत्व उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर आ रही है। जो भी हमारे तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद में मतलब अभिक्रिया के पहले और बाद में बराबर बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारा जो भी यह तत्व है, जो भी हमारा यह रासायनिक समीकरण यह कैसा है, संतुलित है। चलिए भैया एक और रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दूसरा रासायनिक समीकरण लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें यह सीखेंगे। क्या सीखेंगे? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करेंगे, संतुलित करना है तो यही हमको सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना सीखना है। ठीक है, तो आप ले लीजिए आप ले लीजिए आयरन। क्या ले लीजिए? आयरन ले लीजिए। इसकी क्रिया आप किससे करा दीजिए? इसकी क्रिया आप करा दीजिए H2O से, और आपका बनेगा Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आपने लिया आयरन, आयरन की क्रिया कराई जल से, बना आपका Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यह आपका अभिकारक हो गए दोनों, यह दोनों आपके उत्पाद हो गए। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्या हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है। यदि है तो जैसे पिछला वाला था ठीक है, यदि नहीं है तो किस प्रकार से इसको संतुलित करेंगे, हमें यही सीखना है। आइए हम लोग लेते हैं, आयरन को लिया हमने, हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, यही तीन तो है भैया। और यहाँ पे हमने लिया रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या लिया? रिएक्टेंट के परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, प्रोडक्ट का मतलब आपका उत्पाद। ठीक है, अब हम लोग इसके परमाणुओं की संख्या को काउंट करते हैं। भैया आयरन का सिर्फ एक है आपका अभिकारक में, ठीक है, एक परमाणु आपका। इसी प्रकार से आपके जो उत्पाद में आयरन के 3 हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में आपका 3 हो गया। अब इस रिएक्टेंट में आपके हाइड्रोजन का सिर्फ 2 है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, हाइड्रोजन का 2 ही है। ऑक्सीजन का आप अगर इधर देखें तो सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। लेकिन अगर उत्पाद साइड में देखें तो ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब आप देख रहे हैं कि आपके अभिकारक के जो तत्व उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के जो तत्व उनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी परमाणुओं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या वो क्या कर रही है? डिफर कर रही है। अगर डिफर कर रही है इसका मतलब हमारा जो रासायनिक समीकरण कैसा है? असंतुलित है। यह जो रासायनिक समीकरण है, यह रासायनिक समीकरण कैसा है? असंतुलित। रासायनिक समीकरण कैसा है? असंतुलित है। असंतुलित है। अगर असंतुलित तो हम इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। किस प्रकार से संतुलित करेंगे आइए सीखते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो भी आपके तत्व हैं, ठीक है, उनको आप एक चौकोर बॉक्स में बंद कर दीजिए। चाहे वह जो है अभिकारक हो, चाहे वह उत्पाद हो। ठीक है, सबको एक चौकोर बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? देखना है कि किस, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, किस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और यदि आप यहाँ पर देखें तो किस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन के। यहाँ पर 4 है, आयरन का 3 है, हाइड्रोजन का 2 है। इधर देखिए तो हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, आयरन का 1 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है? आयरन है। कितने हैं? 3 है। सॉरी, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो आप इस साइड पे ऑक्सीजन को ले लीजिए। यदि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब जो हमारा इस साइड वाला होगा ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। यदि यहाँ 4 ऑक्सीजन ले आना है तो हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे इसमें। ठीक है, इस पूरे जल में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका यह साइड ऑक्सीजन का और यह साइड ऑक्सीजन का बराबर हो गया। दूसरे नंबर पर अब आपने पहले क्या किया? ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को बराबर किया, परमाणु संख्या को बराबर किया। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप चाहे आयरन ले लीजिए, चाहे आप जो हाइड्रोजन ले लीजिए। चलिए हम लोग आयरन लेते हैं, आयरन परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है। यदि ये 3 आयरन है तो इसका मतलब हम 3 आयरन इधर भी ले लें, ठीक है, 3 आयरन इधर भी ले लें। अब हमने यहाँ पर ले लिया था 4H2O, पहले यहाँ पर ले लिया था 4H2O, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, जब आयरन का कर रहे हैं तो ले रहे हैं 3 आयरन प्रोडक्ट में आपका, सॉरी रिएक्टेंट में आपके। इसी के साथ साथ आपका अब हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4 गुना 8 हो गई है, लेकिन आपके उत्पाद में कितनी है, सिर्फ 2 बची हुई है। तो आपके हाइड्रोजन की संख्या क्या कर दी जाती है, यहाँ पर 4 कर दी जाती है, 4H2 कर दी जाती है। 4H2 का मतलब 4 अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब कुछ इसकी अभिक्रिया को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3Fe plus 4H2O gives out Fe3O4 plus 4H2। बात समझ में आई भैया? यह आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा इधर देख लीजिए, 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 ही हाइड्रोजन इधर, 4 आपके ऑक्सीजन इधर, 4 ही आपके ऑक्सीजन इधर। मतलब दोनों तरफ, दोनों तत्वों, दोनों अभिक्रिया के जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके दोनों तरफ पहले और बाद में जो आपके तत्वों के परमाणुओं की संख्या हुआ कैसा बराबर, इसका मतलब अब आपकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई है। अच्छा इसके बाद इसकी भौतिक अवस्था को भी इसके संकेत के रूप में इसी अभिक्रिया में लिख दिया जाता है। जैसे जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे सल्फर सॉलिड स्टेट में लिया जाएगा, ठोस अवस्था में लिया जाएगा, साथ ही साथ आपका जो है H2O है वह गैस अवस्था में लिया जाएगा। तो आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट, जो उत्पाद मिलेगा वह Fe3O4 सॉलिड के रूप में या ठोस के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो हाइड्रोजन निकल रहा होगा गैस के रूप में निकलेगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपने इसकी भौतिक अवस्था को भी बता दिया संकेतों के रूप में, कौन सा आपका अभिकारक किस भौतिक अवस्था में, आपका उत्पाद किस भौतिक अवस्था में है। बात समझ में आई भैया? तो यह चीज आपका टोटल हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से आप संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगला क्या आता है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आता है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि आज भी आपकी वॉइस या आवाज को लेकर कोई समस्या है तो कृपया करके मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 दिन का मैं और आपसे समय लूंगा, ठीक है। वादा करता हूं कि 2 दिन के बाद आपको इस वीडियो क्वालिटी का, इस वॉइस क्वालिटी का वीडियो नहीं मिलेगा, इससे कहीं बेटर वॉइस क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। मैंने माइक की व्यवस्था 1 या 2 दिन में मैं कर लूंगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ यह वीडियो समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, और क्या आपको समझ में आया क्या नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।